नमस्कार। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 36 में हम बात करेंगे कि हरियाणा में जो जाट जाति है वो किधर है। कल हमने दलित किधर है 35 में बात की थी, तो आज हम जाट जो है हरियाणा की राजनीति में किधर है, क्योंकि जाट जो सोसाइटी है, जो समाज है, जो जाति है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और उसमें जो राजनीतिक जो चेतना है हम उस पे बात करेंगे। उसके बाद हम जाटों की जो राजनीतिक चेतना के फलरूप जो मुख्यमंत्री बने हैं उस पे बात करेंगे और जाटों की संख्या की बात करेंगे और जाटों की प्रतिशत की बात करेंगे इस एपिसोड में। ये ज़रूरी है कि हरियाणा में जो जातियां हैं वो सामंजस्य भी बिठाती हैं समाज में और आपसी शोषण का भी शिकार होती हैं या किया जाता है, क्योंकि जितने जातियों के टुकड़े हैं उतने टुकड़े कहीं पे नहीं हैं। भारत अगर नदियों का देश है तो उससे ज़्यादा जातियों का भी देश है, तो हरियाणा इससे क्यों अछूता है। तो इसलिए हम जातियों पे टॉपिक कर रहे हैं कि उनका वजूद क्या है राजनीति में और कितनी उसमें चेतना है, इस पे हम बात कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को इलेक्शन है और 8 अक्टूबर को उसकी काउंटिंग है। इस बीच में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सब जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो दलितों को लुभाने के लिए लगी हैं, लेकिन जाट किसको लुभा रहा है, जाटों को कौन लुभा रहा है, क्या जाट नेता अपने समाज के लोगों को लुभा पा रहे हैं और कितने वो सफल होंगे, इस पे हम बात करेंगे। तो जाटों की जो राजनीतिक चेतना मैंने देखी है, जहाँ तक मैं राजनीति को समझ पाया हूँ, तो इस बुक में मैंने इसको लिखा है। ये इसी महीने आई थी 10 दिन पहले। हरियाणा में राजनीति, एक राजनीतिक चेतना, पेन टू प्रिंट पब्लिकेशन है नई दिल्ली का, और उसका जो प्राइस है 499 रुपये है। उस पर ऑनलाइन आप उसको ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आप गूगल गोल्ड पे बोलोगे, क्योंकि गूगल गोल्ड है, उससे बड़ा कोई गोल्ड नहीं है सूचनाओं में। अगर कोई मानता है आज की टाइम में, वो अपनी आस्था के रूप में मानता होगा, लेकिन मैं गूगल को गॉड मानता हूँ, उस पर आस्था रखता हूँ कि वो जो भी आप लिखोगे उसके सिमिलर जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाएगा। तो ये जो बुक है आप उसको सर्च कर सकते हो, हिंदी में लिखोगे तो आ जाएगा, बोलोगे तब भी आ जाएगा, तो आप खरीद सकते हो। तो मैं चेतना की बात कर रहा हूँ, जाटों की चेतना की। तो हरियाणा में जो जाट की जो चेतना है राजनीति में, तो पहले तो अभी जो प्रतिशत है जाटों का हरियाणा में 22 से 24 के बीच में है। 23 हो सकता है, 22.5 हो सकता है, या 24, इतना इस दायरे में है। तो मान के मीडिया भी चल रहा है कि, और हमारा जो रिसर्च है ये भी है कि जाट जो जाति है हरियाणा में 22 से 24% के बीच में है। जाट जो जाति है आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में 8 स्टेट में आती है, और जो जाट जो जाति है हरियाणा में जनरल जाति में आती है, जनरल सामान्य वर्ग में आती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़ के ओबीसी वर्ग में आती है, और समस्त जो 8 स्टेट है नॉर्थ इंडिया के, उसमें वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आती है। यहाँ सामान्य वर्ग में क्यों आती है जाट जाति? क्योंकि जो जाट जाति है वो लैंडलॉर्ड है, यानी कि उसके पास ज़मीन है, तो इसलिए उसकी ज़मीन जो विरासत है, उस विरासत
के आधार पर जाट जो समाज है अपनी मेहनत के बल पे राजनीति में आए हैं। क्योंकि अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उसमें अच्छा खा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एक पुश्तैनी हेरिटेज कही जा सकती है। लेकिन विडंबना ये है कि आज के दौर में जाटों की जो ज़मीनें हैं एक दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि अगर मैं अपने गांव की बात करूं, मैं झज्जर से हूं, तो उसमें हमारा गांव जो है उसमें 3-4 जो जाट सोसाइटी है, ये लोग हैं, उनके 80 एकड़ ज़मीन थी। 80 एकड़ ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, और आज उन्होंने 80 एकड़ में से 3 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, सभी तीसरी पीढ़ी तक उन्होंने उसको बेच दिया है। तो तीसरी पीढ़ी के 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। तो पूरे अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये अछूता नहीं है। कुछ हो सकती है, कुछ मेहनत के बल पे उन्होंने रख ली है, लेकिन सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी दूसरे जिसके पास ज़मीन ही नहीं है उनसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो हरियाणा में जो राजनीतिक चेतना है जाति में, उसमें 3 बड़े नाम हैं राजनीतिक चेतना करने में, जिसमें सर छोटू राम जी रहे, बहुत बड़ा नाम है। दूसरा नाम है चौधरी देवीलाल जी। तीसरा नाम है चौधरी बंसीलाल जी। और जो उसके बाद जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, ये 4-5 जो नाम हैं एक ही जाति के, वो जाट जाति में राजनीतिक चेतना लाने में सबसे बड़े कारगर हैं, स्तंभ हैं हरियाणा में। बाकी स्टेट में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जाटों की राजनीतिक चेतना की आज की हम बात करते हैं तो उसके पीछे 4-5 नाम बहुत बड़ी माने रखते हैं। चौधरी छोटू राम, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये बहुत। और इसके एक चौधरी हुड्डा के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो फादर रहे हैं चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, ये भी बहुत बड़े नाम हैं। क्योंकि हुड्डा की जो फैमिली है वो अब तीसरी पीढ़ी में है राजनीति में। तो एक ज़माने में जब एक इंटरव्यू में कहा है हुड्डा साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कि हमारे जो फादर साहब थे वो 3 स्टेट के मेंबर भी रहे हैं असेंबलीज़ के, जिसमें पंजाब भी शामिल है, हरियाणा भी शामिल है और हिमाचल भी शामिल है। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो राजनीतिक जो चेतना है, अगर एक समाज के 3-4 लोग इतने बड़े पायदान पे रहे हैं तो वो उसका समाज भी आगे बढ़ेगा। अगर किसी समाज का आदमी ऐसा काम करता है तो उसके दूसरा जो समाज है उसका अनुसरण करता है, नो डाउट। तो ये राजनीतिक चेतना 3-4 दशकों से भी ज़्यादा है, इसलिए वो राजनीतिक चेतना हम ये कह सकते हैं। आज तो आज़ादी अब हरियाणा को बने ही काफ़ी 50 साल से ऊपर हो गए हैं। तो ये अगर हम चौधरी देवीलाल चौधरी जो छोटू राम जी से बात करें आज़ादी से पहले, और उसके बाद चौधरी देवीलाल से शुरू होके और भूपेंद्र हुड्डा तक आए, या ओम प्रकाश चौटाला जी तक आए और दीपेंद्र हुड्डा तक आए, और दूसरे जो लीडर उन तक आए, तो बहुत बड़ा दायरा उसमें आता है। तो ये राजनीतिक चेतना के स्तंभ हैं हरियाणा में। और इस स्तंभ के पीछे 1966-67 से लेकर पहली जो असेंबली हरियाणा में 66 और 66 में बना, और 67 में पहली असेंबली बैठी। कल मैंने 66 कहा था, लेकिन वो 67 है, यानी पहली असेंबली हरियाणा में 67 में बैठी। तो तब से लेकर 2014 तक जब हम देखते हैं तो हरियाणा में 13 बार जो है वो जाट सीएम रहा है, यानी कि जाट जाति से मुख्यमंत्री रहा है ये अपने आप में। और ये जो कार्यकाल है लगभग 33-34 वर्ष के का समय रहा है। तो एक ही जाति इतने बड़े समय पे राज करती है, 3 दशक से ज़्यादा राज करती है, तो ये राजनीतिक चेतना का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा एक और देख लेते हैं
जो अभी इलेक्शन हुआ है, आम इलेक्शन हुआ है 2025 में, 24 में, 25 मई को, उसमें जो एनडीए है और जो इंडिया ब्लॉक है, उन्होंने जाटों को कितनी प्रतिशत में टिकट दी हैं उसका मैं एक लेखा जोखा बताता हूँ। एनडीए जो ग्रुप है उसने जाटों को 3.4% टिकटें दी थी, जिसमें से 2.4% सांसद चुने गए। वहीं इंडिया गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है उसने जाटों को 3.3% टिकटें दी, जिसमें से वो 3% सांसद चुने गए, और ये दोनों का मिलके 6.3% बनता है। यानी कि टोटल अभी जो लोकसभा है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है जाट समाज का, तो 6.3% में आता है। और इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की हम बात करते हैं, वो एक डाटा अलग है, क्योंकि उसमें एक राज्यसभा भी है जो ऊपरी सदन है संसद का, तो उसका एक डाटा अलग है। तो 6.3% जाट जो जाति है वो लोकसभा में है। और इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो टोटल जो संख्या है, ये भी एक बड़ी बात है कि कितनी संख्या है। हरियाणा में जाटों की कितनी संख्या है? हरियाणा में जाटों की जो संख्या है वो 50 लाख से ऊपर है। एक डाटा है किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कास्ट बेस पे कि जाटों की जो संख्या हरियाणा में 50 लाख से अधिक है कुल जनसंख्या का। तो यहाँ पे दूसरी बात ये है कि जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक हरियाणा में 1967 से लेकर 2024 तक अभी जो चल रहा है, 24 मुख्यमंत्री बने हैं। तो 24 मुख्यमंत्री में से 13 जो बार हैं वो जाट मुख्यमंत्री रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी समाज का हम, क्योंकि उसमें जो बनियाबी समाज आता है और उसमें जो ब्राह्मण समाज है एक बार आता है, और अदर बैकवर्ड समाज 2-3 बार आता है। लेकिन उसमें ये है कि जो अनुसूचित जाति है, जो दलित है, जिसे हम कल की बात करे थे, तो दलित जो है अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने दलित को ये जिम्मेवारी नहीं दी है कि वो सीएम पद के लिए दावेदार हैं। बस दलितों को वोट बैंक के आधार पर देखा जा रहा है, और उनको शिक्षा मंत्री से जो आगे पद है, या तो सोशल वेलफेयर का जो पद है, या शिक्षा मंत्री का पद है, इससे ज़्यादा पद वो नहीं दिया गया है अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही है। तो इसमें देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है। फिर जनता पार्टी दल जो है की सरकार भी जो है वो 5 बार रही है, और उसमें इंडियन लोक दल है उसमें भी रही है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी भी अभी 2 बार रही है, तीसरी बार आ गई है, ठीक है। तो उसमें हम ये देखते हैं। तो अब हम एक डाटा देख लेते हैं कि हरियाणा में जो डाटा है प्रतिशत में जाटों का वो कितना है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो उससे हम थोड़ा सा इस पे निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि जो प्रेजेंट में जो जाति है वो किस तरफ जाएगी, क्योंकि उसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे कि किस तरफ वो रुझान में है या किस तरफ वो रुझान में नहीं है। तो हम एक डाटा देख लेते हैं। तो इसमें एक जो जाट जो जाति है लोकसभा के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि जो 10 जो लोकसभा हैं उसके अंतर्गत देख लेते हैं तो कितना प्रतिशत किस लोकसभा में, उसमें एक आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इतनी संख्या प्रतिशत जो है जाटों की वहाँ पे है। सिरसा जो लोकसभा है उसमें जो जाट है वो 12% है, यानी कि 9 विधानसभाएं हैं। सिरसा में हर लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं, तो ये 90 विधानसभाएं हो गई हैं। तो उसमें सिरसा जो लोकसभा है उसमें जो टोटल जो जाट प्रतिशत है वो 12% है। अम्बाला जो
लोकसभा उसमें जाट जो हैं उसमें 10% हैं। रोहतक जो जाट है, रोहतक में जो जाट हैं लोकसभा में वो 24% है। रोहतक जो, क्योंकि वो जाट गढ़ माना गया है। तो सोनीपत भी जाटगढ़ माना गया है, तो उसमें भी जो सोनीपत जो लोकसभा है उसमें 22% है। रोहतक में 24% है और सोनीपत में वो 12% है। करनाल जो जाट हैं करनाल लोकसभा में वो 16% हैं। और जो कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है उसमें जाट 16% हैं। और गुरुग्राम जो लोकसभा है उसमें जाट 12% हैं। और जो फरीदाबाद है उसमें जो जाट हैं वो 12% हैं। फरीदाबाद में 10% है। भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा है उसमें जाट जो है वो 10% हैं, नहीं 18% हैं भिवानी महेंद्रगढ़ नारनौल में, क्योंकि उसमें भिवानी की जो बेल्ट है वो अधिकतर जाटों की बेल्ट है, लेकिन जो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की है वो अहिरवाल की बेल्ट है। तो 18% उसमें जाट है। और जो हिसार हैं उसमें वो 12% जाट हैं। अब ये एक प्रतिशत में है कि कितनी उनकी प्रतिशत लोकसभा वाइज है। अगर हम अब ये देखें कि देखिए कांग्रेस की तरफ से जो दावेदार माने गए हैं, जो उभर रहे हैं, जो रूमर्स जो चल रहा है, जो अपने आप को साबित करने पे तुले हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ग्रुप जो बड़ा ग्रुप है जिसे कल भी हम बात कर रहे थे, तो जो एक 2 बार जो सीएम रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से लगातार, तो वो कितना अब जाटों को अपनी तरफ लेके चलते हैं। अगर उसमें से अगर रोहतक लोकसभा और जो सोनीपत जो लोकसभा है उसमें से निकाल दिया, 2 लोकसभा अगर निकाल लिए जाएं, उसमें से एक जो लोकसभा है जो आपकी सिरसा जो लोकसभा है और दूसरा आपका जो हिसार लोकसभा है। तो क्योंकि ये लोकसभा इसलिए हैं कि ये इनों में जो चुनाव हुआ है उसमें सांसद का जो चुनाव हुआ वो उसमें वो जीते हैं। अब बड़ी बात ये है कि अपने गढ़ के दूसरे से गढ़ से जो दूसरे जो जाट हैं उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कितने अपने अंदर कांग्रेस में लेके आते हैं, वोट में तब्दील करते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। दूसरा जो ग्रुप है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जाटों की जो एक जो मुख्य पार्टी हरियाणा में वो इंडियन नेशनल लोक दल है। तो इंडियन नेशनल लोक दल आज 2 हिस्सों में है, जिसमें जननायक जनता पार्टी बन गई 19 में बनी थी और उसने 4.5 साल बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई। और जो पहली जो पार्टी थी उसको काफ़ी लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो अब उस लॉस का जो खामियाजा है, क्या ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय चौटाला जी जाट समाज के लोगों को वापस ले पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा क्या है कि जो गठबंधन हुआ है बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो उसमें भी जाट हैं, तो क्या उसमें भी आ सकते हैं? यानी कि दोनों में आएंगे तो उसका मतलब है कि एक ही ग्रुप में आएंगे। तो ये जो ग्रुप है, ये जो गठबंधन है, वो कितना जाटों को अपने अंदर अपने वोट में तब्दील कर पाएगा, ये भी एक सवाल है। तीसरा जो बड़ा ग्रुप है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज के उस गुरूर को तोड़ा है, जिस गुरूर में ये था कि जाट हरियाणा में मुख्यमंत्री ही रहेगा, क्योंकि वो चौधरी है। हरियाणा में जो चौधर जमात है, मुख्यमंत्री से भी चौधर चलती है, नो डाउट। तो हरियाणा में ये एक बड़ी बात थी 15-10 साल पहले कि जाट सीएम के बिना हरियाणा नहीं चल सकता। उसने भारतीय जनता पार्टी ने इस गुरूर को तोड़ दिया है और उसमें 9.5 साल पंजाबी समुदाय से मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया और इसी मार्च महीने में नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो इसमें क्या है कि जाटों का जो वजूद है भारतीय जनता पार्टी में
एक दो मंत्री पद तक ही सीमित हो गया है, ये हमें मानना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर सरकार आती है तो नायब सिंह सेन ही सीएम होंगे, कोई जाट सीएम नहीं होगा। ये जाटों को समझ में आ चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्लान है कि कुछ जो उसमें मंत्री हैं, जाटों में जो लीडर हैं, उनकी भी एक बड़ी ये तमन्ना है कि हम अधिक से अधिक अपने समुदाय को अपने जो बीजेपी जो ग्रुप है, पार्टी है, उसमें लेके आएँ, क्योंकि फ़ायदा तो उन्हीं का होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कितने जाट प्रतिशत इस भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। चौथी इसमें एक बड़ी बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी है उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो उसमें भी उन्होंने भी एक जाट को ही ढांढस जो साहब हैं, जो कलायत से जो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भी जाट बनाए हैं। क्या आम आदमी पार्टी कितने जाटों को अब वोट में तब्दील कर पाएगी, ये भी एक बड़ी बात है। अब इसके साथ जो दूसरे जो छोटे छोटे दल हैं, बहुत सारे दल हैं, वो कितनी प्रतिशत में जाट वोट को तब्दील कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि ये एक बैटल है, एक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, जो वोट में चेंज होनी है। वो वोटों की चेंज तो होगी, लेकिन जाट जाति की दशा व दिशा भी निर्धारित करेगी। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जाटों का मुख्यमंत्री बनना तीसरी बार असफल होता है। अगर इसमें कांग्रेस की सत्ता आती है तो क्या कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री के पद से एक बार फिर वंचित होगी, जो पहली बार भी हुई थी, या उसमें भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भी एक सवाल है। क्योंकि इंटरनल जो सोर्सेज हैं वो यही कहते हैं कि किसी महिला को भी सीएम बना जा सकता है। ये मैंने कल भी कहा है कि कुमारी शैलजा, क्या पता एक छुपा रुस्तम हो और वो हरियाणा के सीएम पद की प्रबल दावेदार हो, या उसको बनाया जाए। क्योंकि जो फैसला है, अंतिम जो फैसला है कांग्रेस पार्टी के में मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और जो राहुल गांधी हैं जो अपोजिशन के जो लीडर हैं, वो ही फैसला करेंगे। तीसरी इसमें एक बात ये है कि अगर इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी में ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ता है, अभी 4.5 जो प्रतिशत है वो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, और जो इंडियन नेशनल लोक दल का जो गठबंधन है, वो इंडियन नेशनल लोक दल जो पार्टी है उसका 2.5% 19 में उसका रहा है। और साथ में क्या वो 10% से 12% अगर चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो 15 से 20 सीटें जीत सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर इतना वोट शेयर उसका बढ़ता है तो दलितों का, खासकर चमारों का, उसमें 5% आना होगा, और बाकी जो प्रतिशत बढ़ेगा वो जाटों का भी बढ़ेगा और अदर कास्ट का भी बढ़ेगा, इसमें भी तय है। और जो लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें जो कलायत से जो चुनाव लड़ रहे हैं, ढांढा साहब जाट जाति से जो लीडर हैं, वो कितनी जाटों की वोट ले लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो जाट किधर है, इसका जवाब आपको इन आंकड़ों से मिल गया होगा कि किस तरफ जाट जाने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आने वाले कुछ समय में और जाटों की तरफ से कोई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी, क्योंकि उसके पास ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा तबका जिस पे वो दाव लगा के चल रही है वो आ जाएगा।
और जो पंजाबी समुदाय है वो आ जाएगा, साथ में जो रिजर्व सीटें पे उसका भी दाव है तो आ जाएगा। लेकिन अब ये सवाल ये है कि अगर जाटों को अपना प्रभुत्व साबित करना है हरियाणा में, तो एक जगह पे जाटों को इकट्ठा करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्रुप इतने हो गए हैं तो जाट कहाँ जाएगा। भोला भाला जाट और पढ़ा लिखा जाट और राजनीतिक जाट और कहाँ इस बारे में सोचेगा, क्योंकि आज वो बात नहीं है कि ताऊ जी जो कहेंगे वो होगा, ताऊ चौधरी देवीलाल जी, क्योंकि बहुत ग्रुप हो चुके हैं जाटों में। तो जितने भी ग्रुप बने होंगे उतनी सत्ता जाटों के बाहर जाएगी, और जितने कम ग्रुप होंगे उतने ही सत्ता उनके पास रहेगी। ये हमें समझना होगा, ये जाट समाज को भी समझना होगा। जाटों का एकत्रित होना ही उनकी सत्ता में भागीदारी दिलाएगा, और जाटों का बंटना ही, एक दूसरे से बंटना ही उनकी सत्ता से दूर वंचित करेगा। मैं समझता हूँ जाट किधर है और किधर जा रहा है, किधर कौन खींचने की कोशिश कर रहा है और क्या परिणाम आएगा, इस संदर्भ में हमने एक अच्छा डिस्कस किया है। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।